हेलो बच्चों, आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान ज्योति में स्वागत है। आज हम इस वीडियो के जरिए आपके क्लास 12th के केमिस्ट्री से तत्वों के पृथक्करण की विधियां एवं सामान्य सिद्धांत से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में हर साल रिपीट हो रहे हैं। बच्चों, इसमें हम देखेंगे आपके विभिन्न प्रकार के जो अयस्क है, अयस्क से हम तत्व के शुद्ध रूप प्राप्त किए हैं, जिसमें हम कॉपर के अयस्क जो कि प्रगलन की विधि के द्वारा हम कच्ची धातु प्राप्त कर चुके हैं। कच्ची धातु अर्थात क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड का मिश्रण होता है। अब हम उससे कच्ची धातु से शुद्ध धातु प्राप्त करेंगे, जिसके के लिए हम बेसिमरीकरण करते हैं। तो आइए बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा बेसिमरीकरण। तो बेसिमरीकरण क्या है? प्रगलन की क्रिया से प्राप्त जो द्रवित मैट अर्थात आपका क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड का जो मिश्रण होता है, उसमें थोड़ा सा सिलिका अर्थात आपके रेत को मिलाकर बेसिमर जो परिवर्तक भट्ठी होते हैं, इसमें भर देते हैं। बेसिमर परिवर्तक भट्ठी होते हैं, ये आपके नाशपत्ती के आकार का बना हुआ संरचना होता है, जिसमें इसके अंदर मैग्नीशियम के ऑक्साइड या आपके चूने का अस्तर लगा होता है। यहाँ पर हम इसके बाजू पर एक वायु मार्ग अर्थात टायर लगा होता है। वह टायर के जरिए हम आपके गर्म हवा को इस भट्ठी के अंदर प्रवेश कराते हैं और प्राप्त जो आपके जो कच्ची धातु मैट में उपस्थित आपके फेरस सल्फाइड वायु से क्रिया करता है और फेरिक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। फिर फेरिक ऑक्साइड अर्थात हम देखे थे उस पे सिलिका के मिश्रण होते हैं, तो इसमें आपके फेरिक ऑक्साइड रेत से क्रिया करता है और रेत से क्रिया करके वो धातुमल फेरस सिलिकेट का निर्माण करता है और यह धातुमल बेसिमर परिवर्तक की ऊपरी सतह पर तैरने लगता है और इसे बाहर निकाल लिया जाता है। जो धातुमल होती है वो हल्का होने के कारण वो बेसिमर परिवर्तक की ऊपरी सतह पर धातुमल तैरने लगता है, जिसे हम बाहर निकाल लेते हैं। इसमें देखते हैं आपका फेरस सल्फेट है। फेरस सल्फेट गर्म वायु से जब क्रिया करता है तो फेरिक ऑक्साइड और आपके सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। साथ ही साथ फेरिक ऑक्साइड होता है, जो कि फेरिक परिवर्तक भट्ठी में हम देखे थे आपके रेत के भी मिश्रण होते हैं। तो जो फेरिक ऑक्साइड बना हुआ होता है वे आपके सिलिकेट के साथ क्रिया करता है और फेरस सिलिकेट का निर्माण करता है। फेरस सिलिकेट अर्थात ये धातुमल होता है। धातुमल जो कि हल्के होने के कारण बेसिमर परिवर्तक भट्ठी की ऊपरी हिस्सा पर आ जाता है, जिसे हम बाहर निकाल लेते हैं। इसके अलावा जो आपके कच्ची धातु होती है, कच्ची धातु में क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड के मिश्रण होते हैं। तो फेरस सल्फाइड आपके धातुमल के रूप में सिलिकॉन से जब क्रिया करता है, सिलिकेट से क्रिया करके वो बाहर धातुमल के रूप में निकल जाता है, लेकिन उसमें आपका क्यूप्रस सल्फाइड बचा होता है। जो क्यूप्रस सल्फाइड का कुछ भाग वायु से ऑक्सीकृत होता है और क्यूप्रस ऑक्साइड बनाता है, और जो बचे हुए भाग क्यूप्रस ऑक्साइड बनने के बाद जो बचे हुए कुछ भाग होते हैं जो क्यूप्रस सल्फाइड से क्रिया करता है और हमें शुद्ध कॉपर देता है। तो इसमें आपका क्यूप्रस सल्फाइड ऑक्सीजन से क्रिया करता है और क्यूप्रस ऑक्साइड का निर्माण करता है, साथ ही साथ सल्फर डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है। और जो आपके क्यूप्रस सल्फाइड के कुछ भाग बचा हुआ होता है वह पुनः क्यूप्रस ऑक्साइड से क्रिया कर लेता है और हमें शुद्ध कॉपर प्राप्त होता है, और साथ ही साथ यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। जब क्रिया समाप्त हो जाती है तो तब इस भट्ठी पर हम वायु प्रवाह बंद कर देते हैं और इसमें बेसिमर परिवर्तक को उल्टा कर गलित अवस्था में प्राप्त तांबे को बाहर निकाल लिया जाता है, और इस प्रकार प्राप्त जो पिघली हुई धातु होती है उसमें बहुत सी सल्फर डाइऑक्साइड की गैस की मात्रा रहती है। जब हम
पिघली हुई जो धातु होती है उसको जब ठंडा करते हैं तो उसमें से आपका सल्फर डाइऑक्साइड के गैस बुलबुले के रूप में बाहर निकलती है और इस प्रकार आपका कॉपर धातु के सतह पर छोटे छोटे छिद्र आ जाते हैं, छिद्र हो जाते हैं, जिसके कारण जो तांबा होता है वो छिद्र युक्त दिखाई पड़ता है, जिसे हम फफोलेदार तांबा कहते हैं। और इससे हमको बेसिमरीकरण से 98% शुद्ध कॉपर प्राप्त होता है। तो हम इस तरह आपके शुद्ध कॉपर बेसिमरीकरण के जरिए प्राप्त कर लेते हैं। थैंक यू बच्चों। आगे की वीडियो के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए।